शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 10 ठेस पूरक पठन थनेश्वर नाथ रेणु लिखित ये पाठ है, उसका भाग 1। तो लेखक ने इस पाठ में एक बिहार के ग्रामीण जीवन की कहानी दी हुई है और इस कहानी में वहाँ के कलाकार, उनकी कारीगरी और ग्रामीण जीवन के सामाजिक संबंध और उसके साथ साथ कारागिरों के स्वाभिमान का वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया हुआ है। देहाती गांव में रहने वाले जो कारागिर होते हैं उनकी कला की कद्र लोग नहीं करते, परंतु उसे बहुत महत्व होता है। और आज भी भारत में, हमारे देश में इन छोटे बड़े जो कलाकार है, कारीगिर है, उनकी कला का कद्र करना हम भूल गए। तो इसीलिए ये पाठ हमें दिया गया है। इस कहानी द्वारा हमें कुछ सीख मिलती है कि हमें भारतीय कारीगर और कलाकारों का सम्मान करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कहानी। कहानी का मुख्य पात्र है सिरचंद। सिरचंद एक कारीगर है और लेखक जो है उनके ही एरिया में, उनके गांव में रहता है। तो अभी उसके वर्तमान के बारे में बताया गया है कि सिरचंद जो है उसकी गिनती जो है, किसान जो है उसकी गिनती मजदूरों में नहीं करते और आज लोग उसे बेकार में बेकार भी समझते हैं। बेकार इसका मतलब बिना काम का, और बेकार इसका मतलब है बिना मजदूरी दिए काम करवा लेते हैं, उसे बेकार कहते हैं। तो बिना मजदूरी लिए काम करता है, ऐसा बेकार है। और इतना ही नहीं कि जो खेत में काम के लिए ना कोई उसे बुलाता है तो भी अपने आप चला जाता है। और जब तक बाकी किसान जो है वो 1/3 काम खत्म कर चुके होते, 4 में से 3 हिस्सा काम खत्म कर चुके होते हैं, तो वह अपने हाथ में खुरपी लिए हुए हिलता डुलता पगडंडी पर पांव रखता रखता, लंबे लंबे पांव रखता हुआ खेत की ओर जाते हुए दिखाई पड़ता है। पगडंडी इसका मतलब है कच्चा रास्ता, जो खेत के मोड़े बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। तो इस तरह वह जाता है, इसीलिए लोग उसकी गिनती मजदूरों में नहीं करते हैं, क्योंकि उसे मुफ्त में मजदूर काम करवाना हो, मजदूरी ना देनी पड़े तो कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। तो इस तरह सिरचंद की हालत है। परंतु अभी लेखक को उसका भूतकाल याद आ रहा है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा एक समय था कि अगर सिरचंद को कोई चटोर, मुक्तखोर और कामचोर कह ले, किसी की हिम्मत नहीं थी कि सिरचंद को चटोर, मुक्तखोर और कामचोर कह ले। अब ये भूतकाल है, लेखक को याद आ रहा है उनकी बचपन की बातें सिरचंद के बारे में। उसकी मड़ैया जो थी, उसकी झोपड़ी जो थी, उसके सामने बाबू लोगों की सवारियां लगी रहती थी। सवारियां लगी रहना, लाइन लगी रहना, अलग अलग तरह के जो वाहन होते हैं, टांगा, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी वगैरह, जो भी वो उपयोग में लाया जाता था 1950 में, उसकी सवारियों की एक लाइन लगी रहती थी, कतार लगी रहती थी। और लोग सिर्फ उसकी खातिरदारी नहीं करते थे, खुशामद नहीं करते थे, सिर्फ उसकी खातिरदारी नहीं करते थे, तारीफ भी करते थे और उसके नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद इसका मतलब यह है कि खातिरदारी करना, खातिर करना। और लोग कहते थे कि सिरचंद, तुम्हारे जैसा कलाकार अब इस एरिया में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही कारीगरी है, ऐसा लोग कहते थे। लेखक ने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो वहां पे सिरचंद को बुलाने के लिए आया है और कहता है कि शहर से बड़े भैया की चिट्ठी आई हुई है कि उन्हें 2 जोड़ा चीख चाहिए। चीख इसका मतलब पढ़ दे। तो इस तरह कोई भी फुर्सत निकाल कर घर आ, तो उसे टाइम तक नहीं है, समय तक नहीं है उसके पास किसी के घर जाने का। इस तरह सिरचंद जो है अपने कामों में बहुत व्यस्त है और लोगों की भीड़ बनी रहती है उसके घर की मड़ैया के सामने, झोपड़ी के सामने। तो लेखक को ये बात याद आ रही है। और इतना ही नहीं कि लेखक की माँ जो है, जब लेखक को सिरचंद को बुलाने के लिए कहती है तो हमेशा माँ से पूछता है कि आज भोग में क्या बने। तो लेखक की माँ कहती है, भोग इसका मतलब खाने में, जो भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं खाना बनाने के बाद। तो माँ जो है अपने बेटे को, लेखक को जवाब देती है कि सिरचंद मेरे घर आते हुए कभी
पूजा भोग की बात नहीं करता। तो ऐसा लेखक क्यों पूछते हैं कि लेखक ने देखा है कि सिरचन जो है वो खाने का बहुत चटोर है। चटोर इसका मतलब है जीभ का लालची, स्वादुल लोग। तो इसीलिए एक बार लेखक को याद आ रहा है कि लेखक सिरचन के मड़ैया के सामने खड़े थे और वहां पे पंचानंद चौधरी जो है उनका छोटा बेटा जो है वह सिरचन को बुलाने के लिए आया था। पंचानंद चौधरी एक गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उनका बेटा वहां आया था। तो जब उसने सिरचन को बुलाया तो सिरचन ने उसे कहा कि तुम्हारी भाभी जो है नाखून काटकर तरकारी परोसती है। तरकारी इसका मतलब है सब्जी, इसका मतलब है नाखून काटकर थोड़ी सी खाने के लिए थोड़ी सी तरकारी देती है और इमली की कड़ी बनाती है। इमली की कड़ी गरीब लोग बनाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं पेड़ से इमली तोड़कर लाते हैं, उसे पानी में भिगोकर उसकी कड़ी बनाते हैं। और जो अमीर आप इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चौधरी घराने से और इमली की कड़ी खिलाते हो, इसका कहने का मतलब यह है। और उसके साथ साथ ये जो कड़ी है, इमली की कड़ी तो मामूली घरवालियां भी बनाती है। मामूली इसका मतलब है जो रोजगार कमाते हैं, काम के लिए बाहर जाते हैं, मजदूर है, उनकी बीबियां भी इसी कड़ी बनाती है। तो तुम्हारी भाभी ने कहां से सीखी? तो उसने पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे को बेपानी कर दिया था। बेपानी करना इसका मतलब है अपमानित करना। लेखक के सामने ये बातें कह के कि तुम प्रतिष्ठित घराने के हो, दूध की दही की कड़ी नहीं इमली की कड़ी खिलाते। तो तुम्हारे भाभी ने ये कहां से सीखा? तुम्हारी भाभी क्या मामूली घराने से, मजदूर घराने से है क्या? ऐसे उसने अपमानित किया था। इसीलिए लेखक हमेशा सिरचन को बुलाने से पहले मां से ये पूछ लेते थे कि घर में क्या बनेगा। अभी हुआ है कि लेखक जो है, लेखक की बड़ी बहन है, उसके ससुराल से संवाद आया हुआ। संवाद इसका मतलब है संदेशा, मैसेज, कि उसकी ननद जो है शीतल पार्टियों के लिए रूठी हुई है। शीतल पाटिया इसका मतलब है चटाई, मोती की शीतल पाटिया। मोती एक घास का प्रकार है। तो उसकी ननद मोती की शीतल पाटियों के लिए रूठी हुई है और इसीलिए मां ने सिरचन को बुलाने के लिए लेखक को भेजा है। सिरचन आता है, मां सिरचन से कहती कि आज मैं नेनू मत रही थी, मिस बना रही थी खाने की चीजें, तो उस समय तुम्हारी याद आई। मुझे पता है कि तुम्हें चूड़े के साथ खकरोल की घी की खकरोल पसंद है। घी की खकरोल इसका मतलब मिठाई का प्रकार। तो सिरचन जवाब देता है, काकी अभी अभी शादी ब्याह से आया है, वहां से अच्छी घी की सुगंध सुनकर आ रहा है। सौंधी, सौंधी इसका मतलब है अच्छी सुगंध सुनकर आ रहा हूं, घी की सुगंध सुनकर आ रहा हूं। तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की फुर्सत का है। दम मारना, विश्राम लेना, आराम करना। तो कह रहा है कि आराम करने की बिल्कुल समय नहीं मेरे पास, शादी ब्याह चल रहा और अभी मैंने घी मिठाइयां खा के वहां से खा के आया हूं, ऐसा वो काकी को जवाब देता है और अपने काम पर लग जाता है। लेखक छोटे हैं, लेखक ने उसके घंटों उसके सामने बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है, काम करने की मेथड पद्धत लेखक ने देखी है। लेखक कहते हैं कि वह घास की एक घास की तिलियों को, पटेर को इकट्ठा कर उसकी कुच्ची बनाता है, संवारता है, उसको अच्छी तरह एक लाइन में लगाता है, संवारता है और उसे रंगता है। और सुतलिया जो होती है उसकी झुब्बों को निकाल कर उसे सीधे करना, उसे रंगना, इसमें उसका पूरा दिन चला जाता है। सिरचन जो है एक जाति का कलाकार है। जाति का इसका मतलब है बहुत हार्ड वर्कर, मेहनती, बहुत मेहनत करने वाला, लगन से काम करने वाला जाति का कलाकार है और लेखक ने उसके काम के ढंग को देखा है। उसके साथ साथ और वह फिर उसे रंगने में लग जाता है, परंतु वह लगन से काम करता है। परंतु उसके काम में अगर किसी ने बाधा डाली, रुकावट डाली, तो वह गेहुआ सांप की तरह फुदकार उठता है। गेहुआ इसका मतलब मिट्टी के कलर का जो सांप होता है, वो काटता नहीं है पर फुदकारता है। तो उस तरह वह गुस्सा हो उठा है, उसे गुस्सा आ जाता है।
सिरचन जो है मुफ्फट है, मुंहजोर है परंतु कामचोर नहीं। मुंहजोर है पर कामचोर नहीं। मुंहजोर इसका मतलब है मुंह पर बोल देता है, जो भी सच है झूठ है मुंह पर बोल देगा, पर वो कामचोर नहीं है, काम में किसी भी तरह की गलती नहीं करेगा, ऐसा वह खुद कह देता है। परंतु उसके काम में अगर किसी ने बाधा डाली तो उसे बिल्कुल सहन नहीं होता। और सिरचन जो है भात भर खाने पर काम करने वाला कारागिर है। उसे पैसे देने की, मजदूरी देने की जरूरत नहीं होती। उसे पेट भर खाना दे दो और एक हाथ पुराना कपड़ा दे दो, वो काम कर लेता है। और उसके साथ साथ उसे खाने में तली बघारी हुई तरकारी इसका मतलब है मसालेदार और तेल ज्यादा डाली हुई तरकारी सब्जी उसे बहुत पसंद है। उसके साथ साथ दही की कढ़ी उसे अच्छी लगती है। दही की कढ़ी और मलाई डालकर दूध, इन चीजों का प्रबंध किया जाए, अगर इंतजाम कर दो तो सिरचन जो है वह दुम हिलाता हुआ चला है। दुम हिलाता हुआ इसका मतलब है भागते हैं। कुत्ता जैसे उसको खाने की चीजें दिखाओ तो वह दुम हिलाता हुआ चला आता है, भागता हुआ आता है, पूंछ हिलाता हुआ आता है। उसी तरह सिरचन आ जाता है और इस तरह उसके काम में वो कोई किसी तरह की ढील वो बर्दाश्त नहीं करता। अगर किसी ने उसे कुछ बोल दिया तो समझ लीजिए खाने में चिकनाई कम तो काम में भी चिकनाई कम हो जाती है। उसे अच्छा खाना नहीं मिला तो अधूरा काम छोड़कर चला जाता है, बहाने बनाता है। अगर खाने में कुछ न मिला, चिकनाई कम हो गई तो वो क्या कहता है, उठकर खड़ा होता है और कहता है कि आज मेरा अर्धपाती से माथा ठंडना रहा है। अर्धपाती इसका मतलब है आधे सिर में दर्द होना, और इसीलिए आज मैं ये काम नहीं कर सकता। और वह थोड़ा सा ही काम बाकी है ऐसा कहता है, उठकर चला जाता है। कभी किसी दिन आकर करूंगा ऐसा कहता है और कभी वापस नहीं आता, इस काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। अगर उसे खाने के लिए न मिले तो वह काम अधूरा छोड़ देता है। तो इस तरह उसका स्वभाव है, वह खाने का चटोर है, जीभ का लालची है। परंतु उसके जैसा कारागिर उसी गांव में है जो सिर्फ बिना मजदूरी, बिना पैसे, बिना अनाज के सिर्फ पेट भर खाना दे दो तो वो काम करता है, एक पुराना कपड़ा दे दो तो वो काम पर आ जाता है। तो सिरचन जो है वो कौन कौन सी चीजें बनाता है? सिरचन जो है मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पटिया बनाता है। बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक बनाता है। चीक इसका मतलब है पर्दे, रंगी बिरंगी पर्दे बनाता है, चीक बनाता है। सतरंगे डोरे के मोड़े बनाता है। मोड़े इसके अंदर बड़े बड़े कंडे जो होते हैं वो। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाता है। भूसी चुन्नी जो होती है उसे रखने के लिए, टांगने के लिए जाले बनाता है। हलवाओं के लिए छपरी टोपी बनाता है, पत्तल बनाता है। तो इस तरह ये जो काम सिरचन करता है उन्हें इस गांव में कोई और नहीं जानता है। जैसे सिरचन करता है ऐसे कारीगरी किसी को नहीं आती है। यह दूसरी बात है कि गांव के ऐसे कामों को लोग बेकाम का काम समझते हैं। बेकाम इसका मतलब है बिना काम का। हाँ, उसको क्या है, वो पेड़ के पत्ते तोड़कर लाता है और पत्तल बना देता है, थाली बना देता है, चटाई बना देता है, लकड़ी काट कर लाता है, उसे छीलता है और चटाई बना देता है। तो लोग इसे बेकाम का काम समझते हैं, बिना मजदूरी दिए चलने वाला काम। मजदूरी नहीं दी तो भी चलेगा, अनाज नहीं दिया तो भी चलेगा, एक हाथ पुराना कपड़ा दे दो और उसे खाने को दे दो, हो गया काम। तो इस तरह लोग जो है, गांव के लोग जो है उसे बेकाम समझते हैं, परंतु इतनी अच्छी कला सिरचन के पास ही है सिर्फ। और सिर्फ सिरचन काम में कारगिर नहीं है तो बात करने में भी कारगिर है, बहुत माहिर है, बहुत अच्छी तरह मिठास से बात करता है और लोगों को ताने भी देता है। तो एक उदाहरण लेखक ने बताया है कि भज्जू महाजन नाम का एक व्यक्ति है, प्रतिष्ठित टोले का मुखिया है। उसकी बेटी को उसने बहुत हंसकर उसकी गलती समझाई थी। तो भज्जू महाजन की बेटी बोल रही थी कि इतनी बड़ी बात मैं मां से जाकर बोल दूं। तो क्या बात थी? बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है बेटी। तो उसने ताना दिया था कि बड़े लोग जो होते हैं उनकी सिर्फ बातें बड़ी होती है, बाकी काम नहीं। और इसीलिए उसे गुस्सा आ गया था और इसी कारण उसने सिरचन से कहा कि ये बात मैं मां को जाकर बोल दूं।
तो उसने कहा जाकर बोल दो, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है 2-3 पटेर का काम, 2-3 पटेर लकड़ी जो है पटेर की, उससे कुछ बुनते हैं, वह चीजें बनाते हैं। तो 2-3 पटेर का काम तुम्हारी माँ जो है वह खेसारी का सत्तू खिलाकर करवाती। खेसारी का सत्तू इसका मतलब है दाल का पानी। तुम इतने प्रतिष्ठित घराने से हो, महाजन टोले के मुखिया हो, और खेसारी का दाल का पानी खिलाती है तुम्हारी माँ, तो ऐसा काम सिर्फ तुम्हारी माँ ही कर सकती है। बबुनी, बबुनी इसका मतलब है बिहारी लैंग्वेज में बेटी को बबुनी कहते। इसे प्यार से उसने ताने दिए थे। तो ये बात करने में भी बहुत माहिर है, कारगर है, ऐसा लेखक कहते हैं सिरजन के बारे में। उसके बाद लेखक कहते हैं, लेखक के बड़े भाई हैं, उनकी पत्नी है, उसके बाद और मझले भाई है, उनकी भी पत्नी है। लेखक की 2 भाभियां हैं, एक बड़ी बहन है, उसके साथ साथ लेखक और लेखक की छोटी बहन मानू, जिसका नाम है। तो मानू जो है उसकी अभी शादी है, दोनों भाइयों की बहन की शादी हो गई है, और लेखक जो है उनकी और उनके बहन की शादी बाकी है। तो उनके बहन का नाम है, छोटी बहन का नाम है मानू। मानू पहली बार ससुराल जा रही। अभी दुल्हन जब ससुराल जाती है पहली बार, तो उसके साथ बहुत सारे उपहार, गिफ्ट भेजे जाते हैं। तो उसके ससुराल से निर्देश आए है, सूचना आई है, चेतावनी दी है, चेतावनी, निर्देश और सूचना उसके दूल्हे ने। नए दूल्हा है, मानू का दूल्हा जो है, उसने चेतावनी दी है, संदेश भेजा है ये कि मानू मिठाई की पतेली के साथ आए ना आए। मानू के साथ मिठाई की पतेली, पतेली इसका मतलब बर्तन। पहले के जमाने में 1950 में हमारे जैसे अलग अलग बॉक्स वगैरह नहीं थे मिठाई रखने के लिए, इसीलिए लोग पतेले में रखकर ट्रेन में सफर करते थे। तो पतेली आए, मिठाई आए ना आए, परंतु मानू के साथ 2 जोड़ी फैशनेबल चीक और 3 नई तरह की रंगीत शीतल पाटियां आनी चाहिए। तो ऐसा उन्होंने कहा है, मानू के दूल्हे ने डिमांड की है, मांग की है। तो इसलिए जो बड़ी भाभी है वो मानू का मजाक उड़ा रही है उसे चिढ़ाने के लिए, और वो कहती है अगर ये चीजें नहीं दी गई, शीतल पाटियां और चीक नहीं भेजी गई, तो बेरम वापस। बेरम इसका मतलब बिना टिकट के दुल्हन वापस। ऐसे भाभी जो है मानू से मजाक कर रही। तो इसीलिए माँ ने एक सप्ताह पहले ही सिरजन को बुलाकर भेजा है और उसे काम पर तैनात किया गया है। काम पर तैनात करना इसका मतलब है काम पर लगा देना। सिरजन आया है घर में मानू के लिए शीतल पाटियां और चीक बनाने के लिए। माँ ने उसे कहा कि इस बार ऐसी चीज बननी चाहिए कि सारे देखने वाले देखते रह जाए। दुल्हन पहली बार जा रही ससुराल, इसलिए सबसे अलग होनी चाहिए, दुल्हन की तारीफ होनी चाहिए, दुल्हन के घर वालों की, गांव की तारीफ होनी चाहिए, ऐसी चीज बना। और इस बार माँ ने उसे कहा है कि मैं तुम्हें नई असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी। नई असली मोहर छाप वाली धोती इसका मतलब है सोने की जो मोहर होती है उससे गरम करके उसके छापे डाले जाते हैं कपड़े पर। तो माँ उसको सोने की असली मोहर छाप वाली धोती सिरजन को देने वाली है। और फिर सिरजन काम पर लग जाता है और पतली छुरी, बहुत पतली छुरी है, और उसे वह तिलियों को सवार रहा है और लगभग उसने आधे हाथ, 1.5 हाथ की बुनाई हो चुकी है चीक की। और 1.5 हाथ की बुनाई देखकर घर वाले समझ गए कि इस बार कोई नई चीज बन रही। सब आश्चर्य से देख रहे थे। और इतने में मझली भाभी जो है लेखक की, वो वहां से गुजरती है और वो पर्दे के आड़ से देखती है कि बहुत सुंदर चीज उसने बनाई है, 1.5 हाथ की है, अभी पूरी नहीं हुई है। और वह पर्दे के आड़ से बोल देती है, सिरजन अपने काम में मग्न है, और वो बोलती है अगर मुझे इससे पहले ही पता होता कि असली मोहर छाप वाली धोती देने से इतनी सुंदर चीज बनती है, तो मैं मेरे मैके में मेरे भाई को संदेशा भेज देती और ऐसी चीज बना देती। सिरजन के कानों पर यह बात पड़ जाती है। कानों पर बात पड़ना इसका मतलब है सिरजन
सिरचन ने सुन लिया है और सिरचन जो है तुरंत मजली भाभी को जवाब देता है। मिस मजली भाभी जो है उसे स्वार्थी समझ रही। स्वार्थ के कारण, असली मोहर छाप वाली धोती के कारण वो ऐसा काम कर रहा है, ऐसा ताना मजली भाभी ने सिरचन को दिया। सिरचन को ये बात सुनते ही सिरचन मजली भाभी को जवाब देता है, बहुरानी मिस बहुरिया कहते हैं बिहारी लैंग्वेज में, बहुरिया बहुरानी। अगर असली मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर रेशमी कुर्ता भी मिलता तो भी ऐसी चीज नहीं बनती। उसने जवाब दिया है कि उसके रेशमी कुर्ता भी दिया जाता तो भी वैसी चीज नहीं बनाता, क्योंकि मानू जो है काकी की सबसे छोटी बेटी है और मैं उसे बहन की तरह मानता हूँ, इसीलिए अलग सी चीज बना रहा हूँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। ऐसा वह उसका कहने का मतलब है। और भाभी की बात सुनकर वो इस तरह भाभी को जवाब दे देता है, बहुरानी को, लेखक के मजली भाभी को। तो इस तरह लेखक जो है, लेखक ने कहा है कि वो अपने काम पर लग गया है और इस तरह घर में मजली भाभी ने उसे ताना दे दिया है, उसके काम में बाधा डाली है। तो पाठ का बाकी हिस्सा जो है हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में।